मेरा पहला सवाल ये है कि जो ट्रंप की मनोदशा है, उसको किस तरह से रीड करते हैं? अभी जो नया लेटेस्ट बयान आया है, क्या वो ये कहता है कि किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं ट्रंप, होर्मुज़ खुले ना खुले, हम जाएंगे? देखिए, ये वो लड़ाई है जिसमें उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं और लड़ाई में आ गए। तो ये बात तो सबके समझ में आती है। ये लड़ाई जो है ये नेतन्याहू चाहते थे और वो ट्रंप को खींच के ले आए। और नेतन्याहू ने ट्रंप को ये बताया कि लड़ाई जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगी, लीडरशिप को मारेंगे और काम हो जाएगा। अब जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इस लड़ाई के लिए तैयार बैठा था, पूरी तरीके से उनकी तैयारी है। तो अब दिक्कत क्या आ गई है कि ईरान के कब्जे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। तो ये कुछ भी बोलते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, वो जा ही नहीं सकते। इसलिए नहीं जा सकते कि अगर वो यहां से छोड़ के निकल जाते हैं, देखिए आज अमेरिका के अंदर ऑयल है, सब कुछ है। अगर आप देखिएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वहां पे सब मिनरल्स है, खाना है, सब कुछ है। दिक्कत सारी ये हो रही है कि अगर ये छोड़ के जाते हैं तो अभी जो ट्रेड हो रहा है ऑयल का और गैस का पेट्रो डॉलर के अंदर, फिर ईरान ये कह देंगे जीसीसी कंट्रीज को कि अब पेट्रो युआन में होगा, तो उसमें जो पूरी इकॉनमी है अमेरिका की, जिसपे ऑलरेडी बहुत कर्जा है, कोई 39 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा पड़ा हुआ है, तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमिकली अपने आप को उसका संतुलन बनाना। तो इसलिए वो छोड़ के भी नहीं जा सकते और कोई चारा दिख नहीं रहा है। और जो अभी कई अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इनका शायद थोड़ा दिमाग का जो बैलेंस है वो भी ठीक नहीं है। कभी ये कुछ बोल देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद कुछ और बोल देते हैं। पर जो चीज तय है, हमें उससे जाना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि जो फौजें हैं वो आ रही हैं। तो इन्होंने जैसे कहा था कि हम अपनी स्पेशल फोर्सेस अलग अलग टाइप की होती हैं, वो करीबन 10,000 तक ले आएंगे। और ऑलरेडी यहाँ पर इनकी करीबन 50 से 60,000 फौज है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है कि बहुत जल्दी 70,000 के करीब अमेरिकी फौज ग्राउंड पे आ जाएगी। अब उसके बाद ये फैसला प्रेसिडेंट ट्रंप को लेना है कि वो आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन प्रवीण जी, आप इराक युद्ध की याद करें, उस समय लगभग 3 लाख फौजी इकट्ठे हुए थे इराक पर कार्रवाई करने के लिए, अमेरिका के और उनके अलाइज के। इस बार अगर 70,000 फौजी और ईरान इराक के मुकाबले 5 गुना बड़ा है, टेरेन दूसरा है और ईरान की ताकत कई गुना ज्यादा है, और नहीं फंस जाएगा अमेरिका? देखिए, हमें पहली बात तो ये समझनी है कि इराक जब हुआ था 2003 में, उस समय दुनिया यूनिपोलर थी, दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी और वो ताकत थी अमेरिका। अब जो है दुनिया है, इसको हम बोलते हैं मल्टीपोलर। इसमें 3 बड़ी ताकतें हैं। तो ईरान तो लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ खड़ी है 2 बहुत बड़ी ताकतें, रशिया और चाइना। तो आप पहले अगर ये फर्क को समझिएगा कि चाइना की बहुत कैपेबिलिटीज हैं जो वो दे रही हैं ईरान को। तो आज जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, अमेरिका ईरान से नहीं लड़ रहा है जैसे कि इराक से लड़ रहा था। पहली बात, वो लड़ रहा है ईरान के साथ और ईरान के पीछे 2 बड़ी ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ भी लड़ रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने एक बहुत समझदारी से और कई दशकों से उन्होंने पहले इजराइल को समझा ये कैसे लड़ाई करते हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने पूरी अपनी जो रणनीति है वो एक अलग तरीके की बनाई है। उस रणनीति का हिस्सा है ये जो इनके हैं, ये हुतीज है, हिजबुल्ला है, इवन हमस था, अभी है हमस है, और ये बाकी मिलिशिया है सीरिया इराक में। तो ये सब इनके अंग हैं और इन सबका रोल है। तो अब आप बात को समझिएगा, इराक जो था वो एक अलग बात थी, बड़े छोटे की बात नहीं है। ये जो ईरान है, जैसे मैंने आपसे कहा 2 बड़ी ताकतें हैं, साथ में इनके जो और एलाइज है वो भी है इनके साथ, साथ में इनकी करीबन दशकों की तैयारी है। तो इन सब बातों को समझ के पता चलता है कि ईरान जंग के लिए तैयार है। जी, लेकिन मैं आप ही की बात को अगर आगे बढ़ाऊं
तो ये तो और भी कठिन जंग है इराक के मुकाबले अमेरिका के लिए, तो और जी बड़ी हाँ। तैयारी की जरूरत होनी चाहिए थी। तो वापस की 70,000 सैनिकों से क्या कार्रवाई करना चाहते हैं वो? क्या वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं या होर्मुज पर अटैक करके उसको खुलवाना चाहते हैं? क्या करेंगे वो? देखिए, बात यह है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि लड़ाई भी बदल गई है। आज की लड़ाई वो है जहां पर अगर आपको दुश्मन की पूरे एरिया की जो है राउंड द क्लॉक विजिबिलिटी मिल रही है, आपको पता है किसकी चीज कहां है, जो कि ईरान के टाइम पे नहीं था। ये मदद मिल रही है चीन से, चीन की जो स्पेस कैपेबिलिटीज है वो दे रही है। दूसरा ये होता है कि जो आपकी इनकी मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन्स हैं वो एक्यूरेसी से पहुंचे, अपना जहां पहुंचना है वहां भी स्पेस की कैपेबिलिटी चाहिए है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने भी आप सैनिक इकट्ठे कर लीजिए, जितने आप इकट्ठे करेंगे, मान लीजिए आपको उनको सैनिकों को कहीं पे तो रखना पड़ेगा, तो उनको कहां पर है वो दिख रहा है ईरान को, तो ईरान आप लड़ाई बाद में शुरू करिएगा, पहले उनको दाग देंगे। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, तो नंबर का गेम नहीं है आज, आज एक अलग लड़ाई है, ये आपसे कह रहा हूं मैं। तो इस लड़ाई को आखिरकार ट्रंप लड़ना कैसे चाहते हैं, निकलेंगे कैसे? ये दोनों सवाल हैं कि अगर लड़ना चाहते तो आगे लड़ेंगे कैसे वो? पहला तो यही है। हाँ, तो पहली वही बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही है, और उनके जो अभी मिलिट्री कमांडर्स हैं, स्पेशली जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेक्सेट, मुझे लगता नहीं है उनको कुछ भी समझ में आता है लड़ाई के बारे में। जो मैंने उनके बयान सुने हैं उनको कोई भी इल्म नहीं है। तो बाकी जो उनके हैं लोग जो जानते हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये एक वो लड़ाई है जिसमें अगर आप घुस गए तो हम फिर उसमें घुसते ही चले जाएंगे और हमारी जीत जो है वो नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल तय है। इसीलिए वो परेशान है, कभी बोलते हैं मैं बॉम्ब कर दूंगा, कभी मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं छोड़ के निकल जाऊंगा। तो सारी बात ये है कि टोटल कंफ्यूजन है। और पीछे देखिए आप, उधर अमेरिका के अंदर भी जो इनके अपने लोग हैं, जैसे मागा बेस कहते हैं, वो बहुत नाराज हैं। वहां पर तेल के प्राइस बढ़ गए हैं, खाने के प्राइस बढ़ गए हैं, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये जो पूरी इन्होंने ये चलाई थी कि मैं टैरिफ वॉर से पैसे करूंगा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करूंगा, वो तो और खराब हो गई है। तो ये वो जंग है जिसमें उनको आना ही नहीं चाहिए था, अब वो आ गए हैं, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या इसलिए भी है कि वो जिन अरब कंट्रीज के सुरक्षा के ठेकेदार बने हुए थे, अब वो ईरान ने हर जगह हमले किए हैं, हर जगह नुकसान पहुंचाया, उसके जितने भी सैनिक अड्डे थे उनको तबाह किया है। अमेरिकी सैनिक इधर भागकर शरण ले रहे हैं, तो उनको भी ये सुरक्षा तो देना पड़ेगा ना उसको। इस तरह से निकल भागेंगे तो पूरे मध्य पूर्व से उनका पकड़ खत्म हो जाएगी। तो भाई मैं आपसे कह रहा था, ये जो पूरी डील थी ये 1974 में हुई थी अमेरिका और सऊदी अरेबिया के साथ, और फिर सऊदी के बाद ये जीसीसी कंट्रीज से हुई और ओपेक कंट्रीज से हुई। तो ये डील ये थी कि ये जो सऊदीज हैं और जीसीसी कंट्रीज हैं, ये अपना तेल और गैस डॉलर्स में बेचेंगे, और उस डॉलर के बदले में जो अमेरिका है उनको सुरक्षा देगा। ये इनका तय हुआ था अरेंजमेंट। अब सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास है और ये निकल लेते हैं, तो वहां से दिक्कत क्या होगी कि अगर उनको पेट्रो युआन में ट्रेड करना है पेट्रो डॉलर की जगह, तो फिर वो सोचेंगे कि हमें ये बेसिस चाहिए क्यों है। और ये जो बेसिस है अमेरिका की, वो आज खतरा बनी हुई है उनके लिए, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर अमेरिका लड़ाई में आएगा, हमारे साथ जंग करेगा, तो जो इसकी बेसिस है उन पे हमला करेंगे। तो वो वही कर रहे हैं। तो ये तो इनके गले का फंदा बन चुकी है जीसीसी के अमेरिकी जितनी भी बेसिस है, और हम उसको देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बताया, उनको पूरा दिख रहा है कौन सी चीज कहाँ है, और जो उनकी ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो एक्यूरेट हैं। तो वो तो पूरा वॉर थिएटर है, उसके ऊपर उनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है ईरान की। ये है स्थिति आज। तो एक बहुत अलग स्थिति है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी पहले। लेकिन जीसीसी कंट्रीज तो कहा जा रहा है कि अमेरिका पर दबाव डाल रही हैं कि आप ईरान को कायदे से निपटा के जाओ, ऐसे छोड़ के मत जाओ।
देखिए, उनके दबाव डालने ना डालने से कुछ नहीं होता। उनके पास ना तो ताकत है और ये जीसीसी कंट्रीज में ना दिमाग है। तो उनका कार्य करने से अगर दिमाग होता तो वो इतने साल से 74 में जो उन्होंने ये डील करी थी, अभी तक सोच लेते कि हम क्या आपस में ही कुछ बातचीत कर ले, हम अमेरिका को यहाँ क्यों रख रहे हैं। पर इनको ये था कि अमेरिका हमें सिक्योरिटी दे सकता है, तो अमेरिका सिक्योरिटी दे सकता था जब तक कि दुनिया में एक ही बड़ी ताकत थी और वो अमेरिका। आज वो स्थिति बदल गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको कि हमें समझना है। आज वो स्थिति है जहां ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है, ईरान जो है एससीओ का मेंबर है, दो बड़ी ताकतें उसके साथ खड़ी हुई हैं, अमेरिका, ये चीन और रशिया। तो अब वो स्थिति नहीं है और ये चीजें तो जीसीसी वालों को सोचना चाहिए था। देखिए, सऊदी अरेबिया सबसे बड़ी कंट्री है जीसीसी में, कोई 53 मिलियन लोग हैं वहां पर। इतना वो पैसा खर्चते हैं, कितना ही पैसा उन्होंने सारे नए नए हथियार अमेरिका से खरीदे हैं, चलाने उन्हें आते नहीं। वो हथियार जो है फिर वो पाकिस्तानियों को बुलाते हैं कि साहब अब आप ये चला के हमें दिखा दीजिए। तो कहने का मतलब है ये लोग अय्याश हैं और इनका मुकाबला ईरान के साथ नहीं हो सकता, जहां लोग पढ़े लिखे और जिनमें बहुत काबिल लोग हैं और काबिलियत उनकी हर एरिया में दिखती है। काबिलियत उनकी, जैसे उन्होंने रणनीति बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अंडरग्राउंड अपनी पूरी मिसाइल सिटीज बनाई है इसमें दिखती है, जैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी मिसाइल की, ड्रोन्स की सब बनाई है। तो ये सब दिखता है कि बहुत समझदार लोग हैं जो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और उनको मदद भी मिल रही है। तो ये जीसीसी कंट्री तो छोटे छोटे पैदे हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने ट्रंप को कहा कि आप लड़ाई लड़िएगा। कल अगर ट्रंप यहां से चला जाएगा तो ये अब ईरान के साथ हो जाएंगे, फिर अब क्या करेंगे वो। अभी इनको ये लगता है कि ईरान के साथ हम नहीं जाएंगे, हम जो है अमेरिका के साथ खड़े होंगे। देखिए, आज भी हमारे मुल्क में भी एक सोच है, बहुत सारे लोगों में सोच है कि हमारे विदेश मंत्री में सोच है कि अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है दुनिया की। अरे बाबा, नहीं है। अगर आप समझिएगा इस लड़ाई को तो इस लड़ाई से एक सीधा नतीजा निकलता है। अगर आप मिलिट्री की बात करते हैं तो आज चीन बिना लड़े हुए उसने दिखा दिया कि उसके पास 21वीं सदी की लड़ाई की काबिलियत है। ये होती है नई लड़ाई। ये बताइए, आपने कहा कि ये जो जीसीसी कंट्रीज है उनके पास है क्या? पैसा तो है, और कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर युद्ध रोकना है तो $2.5 ट्रिलियन और अगर लड़ना है तो $5 ट्रिलियन निकालो। क्या जी? देखिए, उनके पास पैसा है, पर अगर ये जंग थोड़ी और चलेगी तो होगा क्या कि जितनी भी ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं, जहां प्रोडक्शन होती है ऑयल की, गैस की, रिफाइनरीज हैं, इन पे अगर हमले हुए, एनर्जी पे हमला हुआ, जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इनकी ग्रिड उड़ा दी गई, तो फिर तो नुकसान इनका भी होगा और पूरे दुनिया का सालों साल तक नुकसान रहेगा। आप इस बात को देखिए ना, क्योंकि ईरान ने तो साफ कह दिया है कि अगर आप हमारी जो भी चीज पे दागेंगे हम वही चीज जीसीसी कंट्रीज और इजराइल पे दाग देंगे, और वो कर रहे हैं। तो ईरान की इसमें कोई गलती नहीं है, ईरान को तो रिटेलिएट करना ही है। तो अमेरिका जो है अब वो पैसे मांग रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि लड़ाई का पैसे से कम ताल्लुक होता है, उसका ताल्लुक होता है लड़ाई समझने से कि क्या लड़ाई लड़ी जा रही है, हमारे पास क्या काबिलियत है। सच्चाई ये है, आज अमेरिका के पास बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत है, पर वो मिलिट्री ताकत 21वीं सदी की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल नहीं है। ये सच्चाई है सबसे बड़ी। मैंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नतीजा निकाला है वो ये निकाला है 1 महीने की लड़ाई देख के कि साहब 21वीं सदी की लड़ाई अलग है। इसमें तो खैर मैंने किताब भी लिखी हुई है, तो ये एक अलग लड़ाई है और उसको अब आप देख लीजिए, नमूना उसका दिखाया जा रहा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कन्वेंशनल वार जो है उसमें तो अमेरिका बाजी मार सकता है, लेकिन अगर एसिमेट्रिकल वार होगी तो उसमें उसकी तैयारी वैसी नहीं है, और ईरान वो वार लड़ रहा है। अफगानिस्तान और वियतनाम में भी इसी तरह की वार से उसे निपटना पड़ा था और हारा था वो। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी ही कन्वेंशनल वॉर है।
सब कुछ कन्वेंशनल हो रहा है क्योंकि इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन्स इन्वॉल्व नहीं है। अब कन्वेंशनल वॉर में आप क्या रणनीति बनाते हैं? अब मैं आपको मिसाल देता हूं, जब लड़ाई शुरू होनी थी तब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका वो अब्राहम लिंकन और गेराल्ड फोर्ड को थिएटर में लाया था। आज वो दोनों कहाँ हैं? उन पे ऊपर मिसाइल के हमले हुए हैं और दोनों थिएटर से बाहर चले गए हैं। फिर उनकी इतना बड़ा नेवी का बेड़ा जो कि 5th फ्लीट जिसे बोलते हैं बहरीन में, बहरीन जो है उनका हेडक्वार्टर बंद हो चुका है और मालूम नहीं है वो बेड़ा यहाँ पर है, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन में है, कहाँ है पता नहीं है। कहने का मतलब ये है ये सब कन्वेंशनल लड़ाई है, पर लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो बदल चुकी है। और ईरान ने चीन की मदद से और रूस की मदद से वो नई लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। जब हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं तो वो कन्वेंशनल वॉर ही होती है, पर एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें आप दुश्मन की जो कमजोरियां हैं आप उस पर अटैक करिएगा। मिसाल के तौर पे आज सबसे बड़ी कमजोरी क्या है अमेरिका की? सबसे बड़ी कमजोरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि अगर यहां पे जैसे टोल लगा दिया है ईरान ने, जैसे कि ईरान के कब्जे में है, तो ईरान अब तय करेगा कि 20% ऑयल किस तरीके से वहां से निकलेगा, किसके टैंकर निकलेंगे, क्या जहाज निकलेंगे, क्या वो युआन में पैसे देंगे, किस में देंगे। तो जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उस पे अमेरिका ने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, मतलब आप टैंक से टैंक की लड़ाई मत करवाइएगा, आप दूसरे की कमजोरियों को देखिएगा और कमजोरियों पे हावी हो जाइएगा। ये है, तो एक तो वो कमजोरियों पे हावी हो रहे हैं और साथ में 21वीं सदी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आज उनको देखिए पर्शियन गल्फ में उनके पास कोई बड़े बड़े नेवी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं मैंने उनकी नेवी डिस्ट्रॉय कर दे की है, अरे उनके पास है ही नहीं नेवी, पर उनके पास जो है वो पर्शियन गल्फ के लिए बेस्ट है। वो क्या है, उन्होंने अंडरग्राउंड वो टनल बना दिए हैं, उन टनल्स के अंदर उन्होंने माइंस रख दी हैं कि अगर ऊपर से कोई टैंकर आता है तो वो नीचे से जो माइन है वो फट जाएगी और टैंकर बर्बाद हो गया। उसके अंदर नीचे वो छोटी छोटी होती है सबमरीज, उसको बोलते हैं मिडजेट सबमरीज, तो उसकी आवाज भी पकड़ी नहीं जाती, दूसरा आदमी को समझ में नहीं आता। वो वहां पे सबसे अच्छा है, वहां पे वो रहती है। उससे वो क्या करते हैं, वो टॉर्पीडो भी फायर कर सकते हैं, मिसाइल भी फायर कर सकते हैं। इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर विथ 21st सेंचुरी वॉर कैपेबिलिटीज। तो ये सब चीजें जो है, अमेरिका का जो बजट है आज की डेट में उन्होंने कह दिया है हमारा एनुअल बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, और उसके बावजूद अभी जो पीट हेग्सेथ है उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर, अब उनको 200 बिलियन डॉलर्स और चाहिए है। क्यों चाहिए है? क्योंकि लड़ाई में सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आपके पास है क्या, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कब तक वो लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या आपके पास जिसे कहते हैं प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है कि अगर लड़ाई में आप रोज इतनी मिसाइल्स खर्च रहे हैं, उतनी मिसाइल्स क्या बना सकते हैं? अगर आप बना नहीं सकते हैं तो आप अपना स्टॉक तो खत्म कर रहे हैं। पर यह काबिलियत ईरान ने रखी हुई है जो कि अमेरिका के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो अलग लड़ाइयां लड़ रहा है, कहीं अफगानिस्तान में घुस गया, कभी यहां घुस गया, वहां घुस गया, ये अब पहली बार ये लड़ाई हो रही है एक उस शख्सियत के साथ, ईरान के साथ, जिसके पीछे दो ताकतें भी खड़ी हुई हैं। तो ये कोई आसान लड़ाई नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। क्या ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड क्लेम नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, अब उनके पास लंबी लड़ाई के लिए हथियार नहीं है? ठीक है, दूसरे हिस्सों से ला ला कर लड़ रहे हैं, लेकिन क्या ये एग्जैजरेटेड नहीं है थोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसका कारण ये है कि एक तो अब देखिएगा जितनी भी मिसाइल्स फायर हो रही हैं इजराइल पर, इजराइल से रिपोर्ट आ रही है कि जो वहाँ इजरायली लोग हैं वो 23 घंटे जो है वो शेल्टर्स में रहते हैं, वो बाहर ही नहीं आ पाते। अगर आप इजराइल देखिए, इजराइल है कितना बड़ा,
इजराइल में 3 तो सिटीज हैं, तेल अवीव, जेरूसलम और वो हाइफा, और है क्या उनके पास? सब कुछ इसके इर्द गिर्द ही है। तो अब वो सारे के सारे शेल्टर में बैठे हैं, जो मिसाइल आती है उनके पास उनको रोकने की वो ताकत ही नहीं है, जिसको इंटरसेप्टर मिसाइल्स कहते हैं, वो खत्म हो गई है। और यही कारण है कि पहले हफ्ते में लड़ाई के ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अपना सोशल मीडिया पे डाला था कि अब मैं बड़ी बड़ी जो कंपनियां अमेरिका की, लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, मैंने उन सबके सीईओज को बुलाया हुआ है। क्यों बुलाया था? इसीलिए बुलाया था कि अब आप जल्दी से ये प्रोडक्शन शुरू करिए, मुझे और सामान चाहिए। तो इनके पास सामान की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, और काफी कमी है। ये भी इनके लिए एक परेशानी की बात है। जेलेंस्की पहुंचे हुए हैं कि हम ईरान की शाहिद जो ड्रोन है उनकी काट हमारे पास है, और यूक्रेन वार में उन्होंने दिखाई है, और यहाँ अरब मुल्कों को वो बेच कर गए, मतलब एक एग्रीमेंट किया है। ये कितना ईरान के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है? देखिए, ऐसा है, वो बेच कर गए हैं सऊदी अरेबिया को। जैसे मैंने आपसे कहा, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, वो कोई भी चीज खरीद लेगा, पर उसको इस्तेमाल करना भी तो आना चाहिए। सऊदी की फौज जो है वो लड़का आ सकती है, एक्सपर्ट भी दे रहा वो कुछ भी दे दे, उसको अपनी भी लड़ाई लड़नी है। अब वो उसके बदले में सऊदी से पैसे लेगा। अब पैसे जो अमेरिका नहीं दे रहा है, जो ईयू कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के पास पैसा नहीं है उसको लड़ाई लड़ने के लिए, देने के लिए, तो वो यहां पर आकर कह रहा है कि मैं अपने ड्रोन देता हूं, आप लोगों के पास पैसा है, मुझे दे दो। वो अपनी भी तो लड़ाई लड़ेगा पैसे के साथ। तो इसलिए वो यहां से सऊदी से पैसा ले रहा है, उनको वो चीज दे रहा है जो उनको इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो उसका फायदा क्या है? फायदा तो जेलेंस्की को हो रहा है ना, क्योंकि उसको पैसे कहीं से मिल नहीं रहे हैं। अब वो भी ये भी नहीं चाहता कि वो लड़ाई वो खत्म हो जाए। अगर वो लड़ाई खत्म हो गई तो जेलेंस्की भी खत्म। सवाल तो ये है ना। तो ये वो डील करके यहां पर गया है सऊदीज के साथ। फर्ज कीजिए कि ट्रंप हमला करेंगे ही, किसी ना किसी तरह का हमला करने आ ही जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? खार्ग आइलैंड की बात बार बार की जाती है, क्या इतना आसान है? क्या कर सकते? अगर लिमिटेड ऑपरेशन भी करना उन्हें, तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा होता है, ये जो एक और बात है जो सब एक्सपर्ट्स बोलते हैं और मिलिट्रीज बोलती है, हम लिमिटेड ऑपरेशन करेंगे। आप एक बार ऑपरेशन करते हैं, फिर वो लड़ाई तय करती है वो लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड होगा। अब सवाल ये है, अब खरगालत में तो घुस गए और वहां आपने मान लीजिए मार खा ली, तो अब फिर वापस थोड़ा जाएंगे, फिर आप और फौज भेजेंगे, कहीं और अटैक करेंगे। तो जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो लिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती। आप एक बार लड़िए या मत लड़िए। और जब इतना बड़ा मुल्क है अमेरिका, जो कि कोल्ड वॉर जीता, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड में पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि एक सिंगल कंट्री पूरे दुनिया को रूल कर रहा था, अमेरिका, ये कभी नहीं हुआ पहले। अब ऐसा मुल्क अगर मान लीजिए इनकी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं, इनके फौजी मरते हैं, तो क्या करेगा ट्रंप? ये कहेगा कि मैं लिमिटेड वॉर है, मैं घर जा रहा हूं। तो फिर वो लड़ाई बताएगी ट्रंप को। वो अभी तो वो फंसा हुए है वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, पेट्रो डॉलर के चक्कर में, फिर वो यहां फंस जाएंगे। ऐसे ही तो हुआ था वियतनाम में भी यही हुआ। ये लड़ाई कोई भी लिमिटेड लड़ाई नहीं होती अनलेस आप लड़ना ही ना चाहें। मिसाल के तौर पे जो हमारे फौजी हैं, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सब कह रहे थे, यहां पर अभी भी बोलते हैं कि जब लड़ाई होती है हमने उसकी एस्केलेशन रोक ली। अरे बाबा, एस्केलेशन क्या रोकी? आप तो लड़े ही नहीं भाई। रक्षा मंत्री ने खुद कहा है पार्लियामेंट में कि आधे घंटे के बाद हमने सीज फायर बोल दिया उनको, पाकिस्तान को, कि हम लड़ना नहीं चाहते। अगर आप लड़े होते तो फिर वो एस्केलेशन होती, पर आप लड़े ही नहीं तो बात खत्म होगी। पर अमेरिका ये कैसे कर सकता है कि मैं घुसूंगा और फिर मैं कह दूंगा लड़ाई खत्म हो गई? नहीं होगी। अभी तो ट्रंप इसी तरह से कह रहे हैं कि हमने सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए, हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया, हमने सब कुछ हासिल कर लिया और हम जीत गए, बस अब जीत की घोषणा भी वो बीच बीच में कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो साथ में ये भी तो कह रहे हैं कि वो अरब कंट्रीज मुझे पैसे दे लड़ाई के। चलिए, आपको पैसे भी दे दिए, फिर आप क्या कर लेंगे?
क्या ले लेंगे उस पैसे से? कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बहुत समझदार लोग हैं अमेरिका में जो कह रहे हैं, उन्हीं के अपने एक्सपर्ट्स हैं अमेरिकन, कि अपना संतुलन खो चुके हैं। उनके बयानों से यही लग रहा है, और ये खतरे की बात है दुनिया के लिए, क्योंकि एक मुल्क जिसके पास इतना बड़ी ताकत है, मतलब आज तक था जब तक कि वर्ल्ड यूनिपोलर थी, अगर उसका प्रेसिडेंट ऐसी बातें करेगा कि कभी रात में कुछ और दिन में कुछ और आधे घंटे में कुछ, तो इसी चक्कर के अंदर कुछ हो ही नहीं पाता है। वो लोग भी सोचते रहते हैं कि मार्केट सोच रही है कि अरे हो क्या रहा है, किसी को पता ही नहीं है। दिक्कत ये है। जब वार शुरू हो रही थी उसी दिन से हम लोग बात कर रहे थे कि इजराइल खींच कर लाया अमेरिका को ईरान पर हमला करने की, और हम ये भी जानते हैं कि इजराइल ने किस तरह से मोसाद और एस्टीन फाइल्स के जरिए वहां की लीडरशिप को कंप्रोमाइज करके रखा है। तो क्या इजराइल एक बड़ा फैक्टर है, वो अमेरिका को निकलने नहीं देगा आसानी से? क्योंकि वो निकला तो इजराइल का हाल तो और भी बुरा होगा। देखिए, इजराइल ही फैक्टर है सबसे बड़ा। अभी भी जो है, ये अभी जब बात हो रही थी कि इन्होंने 15 पॉइंट प्लान दिया जिसकी कोई अहमियत नहीं थी, अमेरिका ने, नेतन्याहू ने फौरन कह दिया कि मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, मैं तय करूंगा, अमेरिका तय नहीं करेगा कि लड़ाई कब बंद होगी। कहने का मतलब वो अमेरिका को लाया है लड़ाई में, पर अब वो बोल रहे हैं कि मैं तय करूंगा ये लड़ाई कब खत्म होगी। और उनके अपने जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ है वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि वो कितनी जगह तो लड़ाई लड़ रहे हैं। छोटा सा मुल्क है, ना तो उनके पास फौज है, उनकी फौज जो है वो रिजर्व फौज होती है जिसको बुलाया जाता है। अब आपने रिजर्व फौज को बुलाया, मान लीजिए 300-400 दिन के लिए, पहले तो वो अपना काम छोड़ के आए, उनकी रोजी रोटी गई। उसके बाद आपने उनको कहाँ कहाँ लगाया हुआ? आपने वो लेबनान में लगाया हुआ है, आपने ईरान में लगाया हुआ उनको, फिर जो अभी हुतीज ने अटैक कर दिया है इजराइल के ऊपर, तो एक नया फ्रंट और खोल लिया आपने। कहने का मतलब ये है, इजराइल वो मुल्क है जो दिख रहा था हमें पहले दिन से कि ये वो लोग हैं जो कि जुनूनी लोग हैं, जो ह्यूमन वैल्यू, लाइफ को कोई अहमियत नहीं देते। ये वो लोग हैं जिनको हमने देखा है इन्होंने जेनोसाइड करी है गाजा के अंदर। ये वो लोग हैं। इनका जो खुद लीडर है नेतन्याहू, आप जानते हैं वो वॉर क्रिमिनल है एज फार एज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसर्न। तो अब ये कितने, ये 2023 से ये यहाँ भी लड़ रहे हैं गाजा में हमास के साथ। अरे भाई, वो फौज जो रेगुलर भी नहीं है, कितने फ्रंट पे लड़ लेगी एक साथ। पर ये जुनूनी लोग हैं, नहीं मान रहे हैं। जो इसी को कहते हैं ना कि ज़ायनिस्ट मेंटालिटी है। कई जूस हैं जो इसके खिलाफ है, क्योंकि उनकी समझ में आ रहा है कि नॉर्मल लाइफ जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो रखी है, और ये लड़ाई ऐसी नहीं है जो कि बंद हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आज प्रेसिडेंट ट्रंप को आ रही है वो इजराइल है।